लाइव। हेलो जी। गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? मैनी और मैनी आ का। हम्म, हाँ जी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। मैनी आ, ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था, है ना। मैनी जब आप प्रयोग करते हैं तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आया, इसका डिटर्मिनर तो यही है। आप मैनी के बारे में कहना चाहते हैं, ये डेफिनेटली क्या होगा? प्लूरल होगा, है ना। बट मैनी आ के केस में ऐसा नहीं है। मैनी आ के केस में आ के बाद यहां पर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर आती है। कल की क्लास में कोई डाउट? मोहिनी, जब मैं पूरे करवा दूं ना बेटा, फिर मुझसे ये वाला सवाल करना, ठीक है? अभी नहीं, पूरा पढ़ा दूं उसके बाद। अभी कंप्लीट तो नहीं किया ना मैंने? या बताओ, आज मैं ये कह के आई कंप्लीट हो गया? नहीं ना, गलत बात है ये। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतना सोचती हूँ यार, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मैं शायद दुनिया में सबसे ज्यादा सोचती हूँ, ठीक है? तो अभी से क्यों परेशान हो रही हो? मैंने कब कंप्लीट ही नहीं किया अभी तक। वो वाला ये वाला पूरा तो हो जाने दो, क्या पता होने ही वाला हो वो। हाँ जी, देखते हैं। मोर देन वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दो चीजें हैं, एक तो मोर देन वन, और दूसरी मोर देन वन। दोनों बातों में थोड़ा अंतर है। सेंस वाइज देखेंगे तो दोनों बातें सेम है। अब सेंस वाइज तो मैनी और मैनिया भी सेम थे, है ना। बट उनका फॉर्मेशन अलग अलग है, दोनों का फॉर्मेशन अलग अलग है। दोनों का वर्ब से समझौता अलग अलग तरीके से होता है। कल की क्लास आप लोगों ने देख ली होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जिसमें सब्जेक्ट का वर्ब से समझौता करवाना होता था। मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, डजेंट मैटर। हमें तो ये देखना है कि ये आपस में समझौता किस टाइप से कर रहे हैं। अलग अलग एग्रीमेंट बन रहे हैं सबके, कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब बिहेव कर रही है। याद आ रहा है? क्या इशू आ रहा है कुसुम? आप बेटा कॉल कर लें टेक्निकल टीम को अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो, है ना। बाकी तो किसी को कोई इशू नहीं है। मोहित बस थोड़ा सा और वेट करो, होने वाली है। मैं बस ये एक और चैप्टर कंप्लीट कर दूं बस, उसके बाद। हाँ जी, चलो देखते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने दो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, दोनों के बारे में मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो देखिए। मोर देन वन, जब हम बात करते हैं कि एक फ्रेज हमारे पास आया मोर देन वन, इस केस में आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। क्यों होगा भाई? देखिए, मोर देन से हमें मतलब नहीं, ये तो कंपैरिजन बताने का काम कर दिया। इस सब्जेक्ट का डिटर्मिनर कौन है? वन है। यही तो कल भी बताया था जब मैंने कहा था मैनी आ। अब जब मैनी के बाद आया तो इसका डिटर्मिनर मैनी है। जब मैंने कहा मैनी आ के बाद आया तो इसका आइडेंटिफिकेशन ये ए है। इसी तरह इसका डिटर्मिनर कौन है? ये वन है। तो वन के बाद सब्जेक्ट कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो कोई बड़ी कहानी तो मैंने कही नहीं। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। आगे देख लीजिए, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसी को ही इस प्रकार लिखा जाए कि मोर, सिर्फ मोर, तो मोर का मतलब तो होता है बहुत। कहां से बना है ये मोर? पता है कहां से बना है? सेकेंड डिग्री है। मतलब कि बेसिकली बहुत, काफी, बहुत, मैनी। तो
मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत। वही तो है यार, बात तो सेम है, सेकंड डिग्री है बस, और क्या है? सेकंड डिग्री इसीलिए तो देन का प्रयोग कर रहे हैं, मोर सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है। तो हमने कहा अगर ये मोर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसा आएगा? प्लूरल। तो कोई बड़ी बात नहीं करी यार, मैनी के बाद जब किया था बेटा तो क्या यूज करा था? प्लूरल, राइट। मोर के बाद जब यूज करूंगी तो भी क्या यूज करूंगी? प्लूरल, क्योंकि अब इसका डिटर्मिनर कौन है? मोर है। मोर और मैनी, मैनी का ही तो कंपैरेटिव डिग्री मोर है, तो इसका मतलब भी बहुत होता है, इसका मतलब भी बहुत होता है, तो ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, और अगर ये प्लूरल होगा तो वो अब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। चलो इन क्वेश्चंस पे ध्यान दे लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, मोर देन 1 trees have been cut। गौर करिए, वर्ब, सब्जेक्ट, डिटर्मिनर। मोर देन सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेशन दे रहा है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 1 tree। 1 trees हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, और 1 के बाद ट्रीज हो ही नहीं सकता, तो 1 tree होगा। भाई एक है, एक कुर्सियां थोड़ा ना बोलते हैं, एक लड़के थोड़ा ना बोलते हैं, अगर बोलना है तो एक लड़का बोलते हैं ना। इसी तरह हमने कहा एक लड़का, ठीक है, जो कि एक नाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का डिटर्मिनर 1 है। मोर देन से हमें सिर्फ पहले वर्ड पे गौर करना है, तो जहां पे एक्सेप्शन होगा वो मैं बताऊंगी, अभी नहीं करना। तो देखिए, जब मैंने कहा 1 tree तो हैव की जगह पर क्या कर दूं बेटा? हैज कर दूं, तो बोला हैज बीन कट, राइट। आगे देखिएगा, मोर ट्रीज देन 1। अब इसमें ढूंढने की कोशिश करो। मोर ट्री, नाउन क्या है? ट्री, तो मोर क्या है? मैनी का सेकंड फॉर्म, मैनी का सेकंड फॉर्म प्लूरल है, प्लूरल है तो यहां पर क्या आएगा? मोर ट्रीज। ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, देन 1। हैज आएगा या हैव? हैव। भाई सब्जेक्ट तो ये है ना हमारा, मोर ट्रीज। देन 1 से हमारा क्या रिलेशन? कल भी समझाई थी ये वाली बात, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हमारा सब्जेक्ट से लेना देना है, हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से लेना देना नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री से लेना देना नहीं है, प्रपोजिशन के बाद आने वाले किसी वर्ड से लेना देना नहीं है। तो हमने कहा मोर ट्रीज है तो हैज की जगह पर हैव आएगा। अगला करके बताना जरा मुझे। वी हैव मेड मोर देन 1 मिस्टेक। गौर करिए, 1 के बाद एक के बाद प्लूरल नहीं आता, क्या लिखते हैं? मिस्टेक लिखते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना मैम इसको हैव को हैज कर दूं, ये वी के लिए आया भाई, इस सब्जेक्ट का वर्ब एग्रीमेंट है ये, ना कि उसका, वो तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है अब यहां पर। रानी बता तो दिया बेटा, कुछ दिन रुक जाओ, मैं अपने आप बता दूंगी, 5-7 दिन की और बात है बस, आगे देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आ जाए, देखो प्रोनाउन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोनाउन। कुछ प्रोनाउन हमें पता ही है कि सिंगुलर होते हैं। देखिए, जब मैंने कहा सम का मतलब क्या होता है? कुछ। जब मैंने कहा बेटा सम वन, तो बताइए एक है? जी हाँ मैम, एक है। जब मैंने आपको कहा नीदर, इसका मतलब क्या होता है? 2 में से एक। बेटा बता चुकी हूं ना ये बात कंजंक्शन में आपको, 2 में से कोई सा भी नहीं, यही होता है। अगला देख लीजिए, इधर, इधर का मतलब क्या होता है? 2 में से ओनली 1, तो ये भी सिंगुलर चीज है। मैंने कहा नन, नन का मतलब नो वन, मतलब कि कोई नहीं, कोई नहीं मतलब 0, 0 मतलब सिंगुलर। तो आप देखिए, ये जो वर्ड आपके सामने लिखे हैं कुछ, ये अपने आप में सिंगुलर वर्ड हैं, तो ये अपने आप ही सिंगुलर वर्ड है, हमें खैर इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। सम वन, सम की बात नहीं करी मैंने, सम की बात नहीं करी है, सम का मतलब तो कुछ होता है, मैं कुछ और बात कर रही हूं, ध्यान से सुन लो। सम वन, एनी वन, एनी बॉडी एक, एनीबडी, समबडी एक, नबडी कोई नहीं, नो वन यस, एवरी वन यस, एनी यस, एवरी हर एक, कल सिखाए थे जो वो, इधर 2 में से एक, नीदर 2 में से भी एक भी नहीं, नो वन कोई नहीं। तो ये सारे वर्ड दिख ही रहे हैं कि हमें सिंगुलर है, और
जब हमें दिख ही रही है ये सिंगुलर है, तो हम इनके साथ अगर कोई एरर आ जाती है प्लूरल वर्ब की, तो उसे हटाकर सिंगुलर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनमें कुछ दे रखी होगी, समवन। समवन क्या है? एक सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का। तो हमने कहा हैज। आगे देखिए, नीदर। नीदर एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद वर्ब है अभी, है ना। तो नीदर क्या है? सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर। तो हमने कहा सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सीम्स। मैंने कहा ईदर ऑफ द टू बॉयज। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा टू बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दूं? बेटा गौर करो, कल सिखाया था ईदर एक प्रोनाउन है जो कि एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद हमारा यहाँ पर ये हमारी एक्स्ट्रा प्रपोजिशनल फ्रेज है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं। ईदर अपने आप में एक सब्जेक्ट है क्योंकि ईदर एक प्रोनाउन होती है। ठीक है, सिखाई थी, कंजंक्शन में सिखाई थी। तो ईदर के अकॉर्डिंग हैव नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। आगे देखिएगा, नो वन। नो वन तो फिर से सिंगुलर है, तो हैव नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल। ये कौन है? टू बॉय लिख दूं? दो के बाद बॉय कौन लिख सकता है? दोनों में से एक भी नहीं। नीदर वाले सेंटेंस में नोर का आना कंपलसरी है? नहीं, किसने कहा? नीदर अपने आप में चॉइस है, लिखना चाहे हम तो ऐसा लिख देंगे। जब उसे सब्जेक्ट की तरह बिहेव करवाते हैं तो नोर का लिखना जरूरी नहीं है, खुद ब खुद भी वो चॉइस है। जरूरी नहीं अब यहाँ पे मैं नोर भी लाऊं कहीं से। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत आसान बस। चलिए आगे देखते हैं। अगले कुछ हमारे सेंटेंसेस देखो। अब ये कहता है कि इनको देखकर आप ये समझ जाना कि ये प्लूरल है। अभी जैसे कहा था नो वन, एवरी वन, एवरीबडी, इनको देखकर हम सिंगुलर, वैसे तो हम समझते ही हैं। बोथ का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब क्या होता है? दो। बताओ कैसी वर्ब लगाओगे? प्लूरल लगाऊंगा मैम, दो हैं तो। मैनी के साथ बहुत है, अब कल सिखाया था, तो प्लूरल ही लगाऊंगा। सेवरल मतलब बहुत सारे, बहुत। अ फ्यू का मतलब भी कुछ। देखो, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैम आपने कहा था आ बॉय के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, अब आप कह रही हैं आ फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो क्या तुम्हें बॉय और फ्यू में डिफरेंस नहीं नजर आ रहा? आ फ्यू अपने आप में कंप्लीट डिटर्मिनर है। आ फ्यू, द फ्यू अपने आप में कंप्लीट डिटर्मिनर का काम करते हैं। इसी तरह आ नंबर, आ नंबर ऑफ, ये डिटर्मिनर है, प्योर डिटर्मिनर। मैंने कहा आ फ्यू, अगला टॉपिक है आपका डिटर्मिनर, सिखाऊंगी, कल ही सिखाऊंगी, है ना। आ फ्यू प्योर डिटर्मिनर है, ठीक है। तो जब प्योर डिटर्मिनर है तो आप उसके साथ ये आ बॉय वाला खेल मत खेल लेना। आगे कहा वेरी फ्यू मतलब कि कुछ। दीज, दीज तभी तो यूज किया, दिस का प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। दोज आ जाए तो डैट का प्लूरल है दोस्त, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। वैसे तो इन्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है यार, एकदम छोटे बच्चों वाली बातें हैं, पर फिर भी बाई चांस एग्जाम में आ जाती हैं तो हो सकता है आपको दिमाग में ना लगे। आगे देखेगा, फ्यू लाइक्स टू स्टे अवे। फ्यू लाइक्स का मतलब यहां पर अंडरस्टूड है फ्यू पीपल, कुछ लोग यहां पर पसंद करते। फ्यू मतलब प्लूरल है, फ्यू मतलब कुछ, और कुछ का मतलब एक से तो ज्यादा ही हुए, और एक से ज्यादा हुए तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो हमने कहा लाइक। आगे देखिए, बोथ ऑफ देम। बोथ, बोथ मतलब दो। अगर दो है तो इज क्यों लगा दिए हो? आर लगाओ। आगे देखो, वेरियस ऑफ अस, हम में से काफी, मैनी। वेरियस का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। इज क्यों लगा रहे हो? आर लगाओ। मैंने कहा अ फ्यू मैन मतलब कुछ आदमी, क्या है? वॉज नहीं, वर। अ फ्यू एक डिटर्मिनर है, इसी तरह अ नंबर ऑफ भी एक डिटर्मिनर है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल्ड। अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटल, द लिटल,
ये सब डिटर्मिनर, प्योर डिटर्मिनर। आ फ्यू का मतलब जानते हैं आप? होता ना के बराबर है, पर कुछ कुछ। आ फ्यू की एक्चुअली कोई औकात ही नहीं है, औकात तो मैन की है, और मैंने यहाँ पर प्लूरल लिखा है, तो प्लूरल प्लूरल ही वर्ब आएगी। जब भी काउंटेबल होगा तो ऐसा ही होगा। अनकाउंटेबल का सीन मैं समझाऊंगी, दिमाग को खाली रखिएगा। हिमांशु सब होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, वाटर के साथ क्या लगाते हैं? इज या आर? वाटर नहीं है यहाँ पर, मैन है, ध्यान रखना इस बात को, मेरी अभी नोट कर लो। मैंने कहा काउंटेबल सीन है ये, अनकाउंटेबल की अपनी कहानी है, तो कल डिटर्मिनर चैप्टर पढ़ेंगे तो सीखेंगे। फिनिश हो गया? नहीं अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी चल रहा है, बहुत आसान चैप्टर है यार। चलो अगला केस बताओ। रिलेटिव प्रोनाउन का केस समझाते हैं अब आपको। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो। हु, ये है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह बिहेव करना हो तो हु, सब्जेक्ट हो कोई उससे पहले, और कैसा सब्जेक्ट? सजीव। ऑब्जेक्टिव कोई सजीव है तो बोलेंगे हुम, है ना। तीसरा केस है विच, कोई चीज है, कोई चीज है तो बोल दिया विच, या फिर चॉइस। चौथा हु तो पता है ना, हु आदमी है यार, हुम भी एक आदमी है। सब्जेक्ट चाहते हो तो हु, ऑब्जेक्ट चाहते हो तो हुम, ठीक है। डैट किस केस में आता है? डैट के कुछ स्पेसिफाइड केस हैं, है ना। आता दोनों के लिए है, कुछ स्पेसिफाइड केस है, जैसे कि मैंने कहा द ओनली या ओनली, इसे कहते हैं स्पेसिफाइड केस। ओनली के साथ डैट का प्रयोग, बस। आगे देखिए, दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है, सजीव निर्जीव दोनों के लिए। जब दोनों हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लगाइए, तो डैट लगाइए, सिंपल केस। अब हम इसको हटा देते हैं और आपको सिखाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस को बताइए, ये गलत लग रहा है ठीक लग रहा है? जी दिव्यांश, बिल्कुल बढ़िया बात दिव्यांशु ने लिखी कि पर्सन के लिए हु और हुम आ सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए विच आ सकता है, और डैट स्पेसिफाइड केस के लिए आएगा, कोई भी हो उसमें। क्लियर ना? यूट्यूब पे मैम फिक्स प्रपोजिशन की अगली क्लास भी लगा दे। हाँ, क्यों नहीं होगी दिव्यांशु? होगी, प्रपोजिशन इतना छोटा थोड़ा ना। गलत लग रहा है ठीक लग रहा है? गलत लग रहा हो किसी किसी को तो, क्यों गलत लग रहा होगा पता है? गलत नहीं है ये सेंटेंस, ठीक है, किसी किसी को गलत लग सकता है, पर देखिए, पहली बात तो ये इट के लिए आई है, तो इट इज आई, ठीक है। और फिर ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने कहा कि वो मैं ही हूं जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, है ना। तो ये हु जो है, दो सेंटेंसेस को करेक्ट, कल सिखाई थी शायद ये बात, कल रिलेटिव प्रोनाउन सिखाया था, हाँ सिखाया था। तो उसके अंदर कहा था कि दो अलग अलग चीजें हैं, पहली तो इट इज आई, और दूसरी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक रिश्तेदार मंगवाया गया, उस रिश्तेदार का नाम निकला यहां पर हु, क्योंकि आई एक आदमी है।
अगर आई एक आदमी है तो हु नाम का रिलेटिव प्रोनाउन मैंने लगा लिया। अब ये जो एम है ना, इसकी कोई औकात नहीं हु के अकॉर्डिंग, इसकी औकात हु डिसाइड नहीं करेगा, इसकी औकात इससे पहले आने वाला वर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि आई ही डिसाइड करेगा कि मेरे पास एम आएगा, आई के बाद तो एम आता है, हु का तो कोई जेंडर नंबर है ही नहीं। ठीक है, हु का ना कोई जेंडर है ना कोई नंबर है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसने तो सिर्फ रिश्तेदारी निभाई है। भैया लड़के वाले और लड़की वाले कोई बिचौलिया बीच में आ गया तो रिश्ता तो उन दोनों को ही निभाना है, लड़के वाले को लड़की वाले को, बिचौलिया थोड़ा ना रिश्ता निभाएगा, वो तो शादी करा के निकल लिया, उसका और कोई गारंटी नहीं है। तो रिश्ता निभाने वाले तो आई और एम ही होंगे, तो आई के अकॉर्डिंग एम, एम आई के अकॉर्डिंग, बात तो सेम है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर। चलो जी, अब आते हैं वापस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। देखो, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु नो द ट्रूथ। हमने कहा दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु नो द ट्रूथ। ये हु है, इसके बाद एक वर्ब है नो। इस नो की कोई औकात नहीं, क्योंकि ये आना था किसके अकॉर्डिंग, इससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है। क्या ही करूं मैं तुम्हारा, बॉयज है, देख लो ध्यान से। बॉयज है इसका सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों पढ़ाया फिर मैंने, वन ऑफ द बॉयज, वन है, पता ही नहीं मैम। ये दिस ही तो वन ऑफ द बॉयज है, जैसे कहा था इट इज आई। इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ये तो आपने कहा कि लिंकिंग वर्ब है, सेम ही तो है। दिस इज सिर्फ इंडिकेशन है, इंडिकेशन है, नथिंग एल्स। वन है, वन ऑफ द बॉयज है मैम। सब्जेक्ट कौन है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। एक सेकेंड बेटा, है ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ, एक बार ये बुक मुझे दिखा दो। ये वाली टाइपिंग हो गई, अगली क्लास में इसको वो कर देना। इस पैराग्राफ को हटा दो यहाँ से, इसकी कोई नीड नहीं है। सेकंड वाले को एडिट कर दो और टेस्ट आज ही डाल देना। ठीक, चलो भाई, चलो तुमने तुक्के मार लिए बहुत, आ जाओ वापस। देखो, जब भी हमने देखा, हमारे पास ये लाइन नहीं है बेटा, पूरी लाइन पढ़ के आओ। दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु नो द ट्रूथ, है ना। तो हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है तो कुछ नहीं करना होता भाई। अगर सेंटेंस में स्ट्रेस ना हो, अगर सेंटेंस में किसी स्पेसिफाइड चीज पर स्ट्रेस ना हो, सिर्फ एक ही केस बनता है उसका, ओनली। ये ओनली वर्ड है ना, ये बड़ा ताकतवर है, ये बहुत शक्तिशाली है भाई, है ना, सांप की तरह है।
ओनली, स्ट्रेस ना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। वन ऑफ द वॉइस की बात नहीं हो रही यहां पर, इस रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले आने वाले सब्जेक्ट को कहता है, मतलब कि बॉयज को कहता है, और बॉयज के अकॉर्डिंग नो लगा है। ये तो मैम सेंटेंस ठीक है। अच्छा, अगर ये ऐसे होता ना वन ऑफ द बॉयज, तो एक अलग चीज थी। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन का है, और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन के आगे आने वाली वर्ब उससे जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, अब तो ठीक कर लेना, आगे से ध्यान रखना। आगे देखो, आई हैव सम बुक्स विच इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। हमने देखा किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस है, ओनली वर्ड है नहीं, ओनली एक स्ट्रेस है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा आई हैव सम बुक्स, एकदम नॉर्मल बात कही है हमने, मेरे पास कुछ किताबें हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो हमने कहा बुक्स के अकॉर्डिंग इज को लगाइए, इज नहीं आर लगाइए। यहां तक की बात क्लियर है बेटा? यस मैम? जी मैम, ओके। अगले सेंटेंस को देखिए, अगला सेंटेंस बताना मुझे। You are only one of the girls that have patience. दोनों सेंटेंसेस में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती ना, you are, या फिर she is, तो बहुत अलग चीज हो जाती। आ जाएगा क्यों भाई? क्यों आएगा? हैज क्यों आएगा? अभी तो हमने सीखा कि डैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। डैट तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, अभी सिखाया था। पर उसके साथ साथ ये भी सिखाया था कि जब डैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब वो किसी स्पेसिफाइड वन के लिए आया होगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेस दिया गया होगा, और स्ट्रेस देने का एक वर्ड है ओनली वन। देखो, मान लो एक एग्जांपल ऐसे सोचो यार, डेली लाइफ में आपके, है ना। मैंने कहा इनमें से मैं किसी भी टेबल पर, किसी भी चेयर पे बैठ जाऊंगी, है ना। मतलब इनमें से मैं एक चेयर पे बैठ जाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे छोड़ो। यहाँ पे ना 5 चेयर रखे हैं अभी। मैंने कहा मैं इनमें से किसी भी एक चेयर पे बैठ जाऊंगी, ठीक है। और मैंने कहा मैं सिर्फ ओनली उस चेयर पे बैठूंगी। सोचो, मैं कुछ अलग बिहेवियर है मेरा। मैंने कहा मैं इनमें से कोई सी भी एक चेयर पे बैठ जाऊंगी। इसका मतलब मेरा बैठना इनमें से कोई सी भी चेयर को रिलेट कर सकता है। मेरा बैठना मतलब कि मेरी वर्ब इनमें से कोई सी भी चेयर्स को इंडिकेट कर सकता है, मैं किसी पे भी बैठ सकती हूँ, ठीक है। जब मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी, मैं ये गोल गोल घूमने वाली चेयर पे बैठूंगी, ओनली दैट चेयर, आई यूज ओनली दैट चेयर। इसका मतलब चेयर नहीं, मैं आइडेंटिफाई कर रही हूं कि मुझे इन 5 से अब कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ ओनली का मतलब एक इसी चेयर पे बैठूंगी। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। आपको लग रहा है, ऐसा सेंस से लग रहा है? पक्की बात है? ऐसे तो हाँ नहीं कर रहा? यस मैम, 1 सेकंड में समझ में आ गया? बात समझ में आई? जब मैंने कहा इनमें से मैं कोई सी भी चेयर पे बैठ जाऊंगी, इनमें से एक चेयर पे बैठ जाऊंगी, इसका मतलब मेरे पास बहुत सारी चेयर है, उनमें से एक पे बैठ जाऊंगी। अगर मैंने कहा मैं कोई सी नहीं, मैं एक गोल गोल घूमने वाली चेयर पे बैठूंगी, ओनली दिस चेयर, तो ओनली का मतलब है स्ट्रेस देके बोल दिया। और जब स्ट्रेस देके बोल दिया तो हम ओनली को आइडेंटिफाई करेंगे, ओनली वन को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब भी ओनली वन वर्ड आ जाए तो हमने स्ट्रेस कर दिया कि मैं सिर्फ एक इस चेयर पे बैठूंगी, तो हैव नहीं, हैज का प्रयोग किया जाता है। ये एक एक्सेप्शन मान लो, या फिर सेंस मान लो, या फिर कॉन्सेप्ट मान लो, तुम्हारा जो मन करे वो मान लो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। यही मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि जब भी आपको ऐसा केस दिखे, सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी वर्ब, उसके बाद कोई नाउन, उसके बाद उसका रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आया है, ये हु, विच, डैट कोई भी हो सकता है, पर ये जो वर्ब आती है इससे पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। इसका एक एक्सेप्शन है ओनली वाला, वो मैंने आपको बता दिया है।
अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये यार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात है। जब भी आपको ऐसे कोमा लगा के ऐसे कर दिया जाए, आए सुमन सूर्यवंशी, तो एक बात बताना, ये आय और सुमन सूर्यवंशी अलग अलग है क्या? ये आय और सुमन सूर्यवंशी अलग अलग है क्या बेटा? बोलो जल्दी। एक ही है पक्का? अरे मैं सुमन सूर्यवंशी शपथ लेती हूं कि मैं कोई शपथ कभी नहीं लूंगी। तो ये मैंने जो कहा, मैं और सुमन सूर्यवंशी एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, तुमने कहा। ऐसे ही लिखा जाता है। जब किसी भी सब्जेक्ट के बाद आप कोमा लगा के उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हो, तो जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर आनी है या प्लूरल आनी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, उसका इस नाउन से लेना देना है। ठीक है? आई सुमन सूर्यवंशी आई एम अ टीचर। तो मेरा बेसिकली बात था आई एम अ टीचर। ये जो मैंने कॉमा लगा के अपना नाम बताया, इससे ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं कह रही हूं मैं सुमन सूर्यवंशी एक टीचर हूं। ये नहीं कहने लगूंगी आई एम सुमन सूर्यवंशी इज अ टीचर, एक टीचर है। भैया आए तो मैं ही रहूंगी ना, मेरे बारे में बता रही हूँ मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्लियर हुई मेरी बात? इसी सेंटेंस का, इस आय और सुमन सूर्यवंशी का यूज करके आप इस सेंटेंस को बनाइए, यू माई ओनली फ्रेंड। इसका मतलब यू और माई ओनली फ्रेंड बराबर हैं, तो यू के अकॉर्डिंग आनी चाहिए वर्ब। क्या लगाइए? हैव लगाइए। आगे देखिए, आई कैप्टन ऑफ द शिप, मतलब कि उसने कहा आई मतलब कि मैं जो कि इस शिप का कैप्टन हूं, इस आइडिया का अपोज करता हूं, या करता है, बोला करता हूं, तो क्योंकि आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इज को हटाकर आई के अकॉर्डिंग एम। बेटा बहुत आसान चैप्टर, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? अच्छा, आप मुझे कहना चाहें यू, जैसे एक लड़की ने सेंटेंस लिखा, नेहा, यू सुमन सूर्यवंशी आर द बेस्ट टीचर और इज द बेस्ट टीचर, तो यू आर द बेस्ट टीचर। ठीक है, आप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, नथिंग एल्स। नेहा ठीक है बेटा, बस थैंक यू। आगे देखो, आसान है यार, अब इसमें क्या बताना मेरे को। अगला सेंटेंस देखो, माई ओनली वीकनेस आर, सिंगुलर है यार, हिज पेरेंट्स वर, इट वर यू, नो when, ओफो सॉरी, इट वर नहीं, इट और यू सेम, इट वॉज यू। ये क्यों दिए हैं बीच में? इतने छोटे छोटे बात भी नहीं आती क्या मेरे बच्चों को? फालतू सेंटेंस है ना, बेफालतू के। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, दो चीजें समझ में देखिएगा। अ नंबर ऑफ, अभी बताया यार मैंने, नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ एक प्योर डिटर्मिनर है, प्योर डिटर्मिनर है, ठीक है, जिसका अपनी कोई औकात नहीं है। क्या? जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है फिर मैम? कुछ तो होता होगा, काफी, बहुत, एक से ज्यादा। अ नंबर ऑफ, अब दूसरी बात आती है कि दा नंबर ऑफ क्या होता है। ये जो दा नंबर है ना, इधर देखो, दा नंबर, इसका मतलब होता है नंबर, संख्या, दा नंबर, जो कि एक सब्जेक्ट का काम करती है। एग्जाम्पल से समझती हूँ। मेरे सामने 8 लड़के हैं, मेरे सामने 8 लड़के हैं,
8 बॉयज। ये 8 क्या है, आ नंबर या दा नंबर? तुम बताओ मुझे। मैंने कहा मेरे सामने भी 8 लड़के बैठे हैं, 8 लड़के। भूल जाओ सारी, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनोगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा, वरना तो रट्टा मारते चल जाओगे। अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल, दा नंबर ऑफ के बाद प्लूरल, दा नंबर ऑफ के बाद प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर, इसमें वर्ब सिंगुलर है ना। ऐसे रट्टा नहीं मारना, समझो मेरी बात। मैंने कहा, जब आपसे कहा 8 लड़के हैं मेरे पास, मेरे सामने भी यहाँ पर 8 लड़के बैठे हैं, मुझे ये बताइए ये 8 एक प्रॉपर संख्या है और इसमें 8 को रिप्लेस करके ये कह सकती हूं दा नंबर। दा नंबर किसके इक्वल है? ये दा नंबर किसके इक्वल है? 8 के। क्या मैं ठीक कह रही हूं? तो दा नंबर एक नंबर को दर्शाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चाहे वो नंबर 10 हो, चाहे वो नंबर 4 हो, चाहे वो नंबर 1 हो, चाहे वो नंबर 100 हो। 100 ही दा नंबर है, 80 ही दा नंबर है। नंबर का मतलब होता है दा नंबर। दा नंबर मतलब प्रॉपर, हमने कहा कंप्लीट संख्या। संख्या। अच्छा मैं आपसे कहूं, एक संख्या का नाम है 10, वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये भी बता दो। मैंने कहा एक संख्या जो कि है 50, तो 50 कोई प्लूरल है क्या? 50 प्लूरल होता है? मैंने कहा मेरे पास 50 रुपए का नोट है, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? भाई एक नोट है तेरे पास 50 नंबर का, तो भाई सिंगुलर है। मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए का एक नोट है, तो 10 रुपए का नोट है, ठीक है। तो एक नोट है 10 रुपए का, तो एक कंप्लीट सम की बात की गई है, कंप्लीट सम। किस चीज का जुड़ाव मानकर तो हम कुछ भी कह लें। मैंने कहा मेरे पास टोटल 50 रुपए हैं, तो एक, चलो छोड़ो यार, मैं एक गड्डी दूं तुम्हें, पैसों की एक गड्डी देती हूँ, ये ले 10,000 रुपए, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। इसका मतलब तो 5 रुपए का नोट हमेशा प्लूरल होगा। 5 रुपए का नोट है, कंबाइंड है, सिंगुलर होगा। अब मैंने कहा मैंने 4 दिन में 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो 10,000 रुपए आपको खर्च करने में ये पैसे को खर्च करना तो प्लूरल हो सकता है। पहले 100 करे, 200 करे, 500 करे, 1000 करे, फिर ऐसे ऐसे खत्म होते होते 10,000 रुपए खत्म हो गए, तो खर्चा करना तो प्लूरल हो सकता है, एक 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 करके। लेकिन मैंने कहा मैंने उसे 10,000 रुपए दिए, तो मैं एक टोटल अमाउंट की बात कर रही हूँ। और जब भी मैं कहूँ एक टोटल एक गड्डी दी मैंने तुम्हें 10,000 की, तो वो गड्डी तो सिंगुलर है। बात समझ में आ गई? मेरे पास नहीं आई मैम 10,000 की गड्डी, तो जो उल्टा लटका दूं, सिंगुलर है, बस यही सिखाना चाह रही हूँ। रवीना थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई, जिस चीज ने आंसर दे दिया है। भाई जब मैं किसी नंबर की बात करूं, बोलूं 8, सिंगुलर है वो, प्लूरल नहीं है। मैंने कहा 10,000, अगर सम की बात करिए, टोटल सम की बात करिए, तो वो सिंगुलर है, खर्चा करने की बात नहीं करिए, ठीक है। इसी तरह दा नंबर एक संख्या है, वो 8, 10, 1, 50, 20, 100, 1000 कितनी भी हो सकती है, तो वो संख्या कभी भी प्लूरल नहीं होगी। उसके लिए वर्ब, क्योंकि वो तो एक एग्जैक्ट संख्या की बात कर ली हमने। मैंने कहा लड़के कितने हैं, तुमने कहा उनकी संख्या है 8, उनकी संख्या है 8। लड़कों की संख्या कितनी है, आपने कहा 8। तो आप जो वर्ब लगा रहे हैं वो लड़कों के लिए नहीं, संख्या के लिए लगा रहे हैं, और संख्या कितनी है 8। और जब कोई कंबाइंड हो तो वो प्लूरल नहीं होती, वो सिंगुलर होती है, ठीक है। शायद मेरी बात को समझ गए होंगे, आपके थम्स अप मेरी तरफ आ गए हैं, इसका मतलब है कि आप समझ गए। दोनों चीजों में डिफरेंस मैंने समझा दिया। आ नंबर ऑफ एक प्योर डिटर्मिनर होता है, जिसका मतलब होता है बहुत, और वो हमारा अपने साथ आ नंबर जब भी लेंगे तो दोनों प्लूरल, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। पर आ नंबर वर्ब प्लूरल लेता है, डा नंबर एक प्रॉपर संख्या है, संख्या जब कंबाइंड हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेती है, यही मैं कहना चाह रही हूं। अ नंबर ऑफ बुक्स, बियर्स नहीं, बियर। आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ ट्रीज, ये द नंबर ऑफ ट्रीज मान लो मैं ये कह सकती हूं कि 1,00,000, तो दा नंबर इक्वल टू किसके है 1,00,000। दा नंबर का एग्जैक्ट नंबर क्या है 1,00,000। तो 1,00,000 को जब कंबाइंड फॉर्म में कहा जाएगा ले 1,00,000 रुपए,
तो वो प्लूरल नहीं सिंगुलर है। आगे देखिएगा, आ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत, मैनी, जो कि एक डिटर्मिनर है पॉलिटिशियंस का, तो हमने कहा हैज नहीं, हैव। आ नंबर ऑफ की कोई औकात नहीं, वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, बस इतना भी याद कर सकते हो। दा नंबर एक सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई। आ नंबर ऑफ कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये हमारा हमेशा प्योर एक डिटर्मिनर है, जो हमेशा मैनी को दर्शाएगा, बहुत सारों को। तेरी तरह नहीं आती नेहा चौधरी है। आगे देखें, चलो, अभी जो बात समझा रही थी वही है ये, करेक्ट करके बताना मुझे। वदिया मैम, वदिया क्या लिख रहे हैं, चलो। 10 करोड़ रुपीज आर अ बिग सम फॉर मी। 10 करोड़ रुपए मेरे लिए बड़ी बात है। आ बिग सम। आगे देखो, 5 किलोमीटर्स आर नॉट अ लार्ज डिस्टेंस। देखो, अ लार्ज डिस्टेंस, क्या हमने इसको एक सिंगल यूनिट बनाने का काम कर रखा है? कर रखा है भाई। मैंने कहा 10 करोड़ रुपीज इज इक्वल टू अ बिग सम। तो तुम्हें नहीं लग रहा मैं एक टोटल यूनिट की बात कर रही हूँ? हिंट देगा आपको, टेंशन मत लेना। आ बिग सिम सम, आ लार्ज डिस्टेंस, इस तरीके की हिंट मिलेगी आपको। हिंट मिलेगी तो समझ जाना कि एक पूरी यूनिट की बात हो रही है, और अगर पूरी यूनिट की बात हो रही है तो आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। ठीक है, चलो जी, इज का होगा श्योर। इसको भी काट के इसका होगा, चलो ठीक है। आगे देखिएगा, इनमें क्या है। 20 लाख रुपीज वॉज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसमें क्या कहानी, इसकी कहानी कुछ अलग है क्या? 20 लाख रुपीज वॉज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब तो 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो थर्ड वाले में वर आएगा। ओहो जी, इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए तुम। आगे देखिए, द फर्स्ट 2 मंथ्स, 2 मंथ्स वॉज यवर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। 2 महीने, शुरू के 2 महीने मेरे लिए काफी डिफिकल्ट थे। तो इसमें तो वैसे ही कंफ्यूजन के लिए दे रखा है मैंने यार, मंथ्स है और 2 मंथ्स है। कौन से महीने? पहले, ये तो डिटर्मिनर है कि पहले 2 महीने, तो पहले 2 महीने प्लूरल है, वैसे ही कंफ्यूजन के लिए दे दिया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे देखिएगा, द प्लस एडजेक्टिव जानते हैं क्या होता है? इसको भी समझ लीजिए एक बार। देखिए, अच्छा, एक वर्ड है जैसे पुअर, जिसका मतलब होता है गरीब। द पुअर का मतलब पता है क्या होता है? गरीब लोग। रिच का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आगे दा लगा दो, तो इसका मतलब होता है ये पूरी कैटेगरी को शो करने लग जाता है। द रिच, द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। बेटा, जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे हमने दा लगाया, ठीक है, तो दा लगाने से वो पूरी की पूरी कैटेगरी को शो करने लग जाता है। गरीब नहीं, गरीब लोग। अमीर नहीं, अमीर लोग। इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट लोग। बेवकूफ नहीं, बेवकूफ लोग। दा लगाते ही, तो हमने कहा जब दा प्लस एडजेक्टिव से वो पूरी के पूरी कैटेगरी बन जाती है, गरीब लोग, अमीर लोग, तो वर्ब भी मैम प्लूरल लेगी ऑब्वियसली। जब नाउन प्लूरल हो जाएगी तो वर्ब भी प्लूरल लेगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, द पुअर, गरीब लोग, वॉज, गरीब लोग, वर, द इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट की बात नहीं हो रही बेटा, दा लगाना जरूरी है ना। द इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट लोग, तेज, बुद्धिमान लोग, तो वॉज नहीं, वर। ठीक है जी।
हाँ, एक सेंटेंस लिखा है एक बच्चे ने, बड़ा ही अच्छा लिखा। द पुअर वर हेल्प्ड बाय द रिच। इसका मतलब क्या है? गरीब लोग अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों की हेल्प की जाती है, जो कि नहीं की जाती। ठीक है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? द प्लस एडजेक्टिव लगाने से वो प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर नहीं बचता। ठीक है जी। अगला एक कॉन्सेप्ट है एडवर्ब। चलो, एडवर्ब वाला जो हमारा है इसे हम एडवांस वर्ब में पढ़ेंगे, इन्वर्जन में पढ़ेंगे बेसिकली। बस एक कॉन्सेप्ट छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब तक आप इन्वर्जन नहीं सीखेंगे तो एडवर्ब नहीं सीखेंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, नहीं स्लाइड को, सिर्फ यहाँ तक की स्लाइड आपको करनी है। ठीक है, एक स्लाइड को छोड़ देना, ये मैं जब एडवांस वर्ब पढ़ाऊंगी उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। हेल्प नहीं और मैम लूटा जाता है। ऑल क्लियर? बहुत आसान है। सबसे आसान चैप्टर कौन सा है तमन्ना? फिर से बता दो रेनू। जैसे कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव समझती हो, विशेषता है ना। जैसे मैंने कहा अमीर, गरीब, इंटेलिजेंट, बेवकूफ, तो ये तो हो गए किसी भी चीज, किसी भी पर्सन की विशेषता। लेकिन इसके आगे अगर मैंने दा लगा दिया, दा रिच, इसका मतलब मैं सारे के सारे जितने भी अमीर लोग हैं ना सबकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जब मैंने कहा द इंटेलिजेंट, तो मैं इंटेलिजेंट नहीं, विशेषता की बात नहीं करी। दा प्लस एडजेक्टिव लगाती वो नाउन में परिवर्तित हो जाता है, और हमने कहा दा प्लस इंटेलिजेंट इज इक्वल टू दुनिया के सारे बुद्धिमान लोग, तो ये तो नाउन बन गई। दा प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू नाउन, और नाउन भी कैसी? प्लूरल नाउन। बस इतना याद रखना। सबसे आसान मैम। आई लव यू। ओफो, जिनमें तुम ये कहने आए थे यहाँ पे, एक दिन आते हो। सेल्डम का मतलब क्या होता है? ना के बराबर सोनिया, ना ही मान लो, कभी कभार। सबसे आसान यही है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर तो ठीक है। सबसे आसान लगा, आपसे पढ़ा, वॉइस पढ़ा, ठीक है। प्लूरल यूज होगा, जिसके भी आगे आएगा रीना। हाँ, दा आएगा, दा के बाद एडजेक्टिव आएगा, तो ऐसा नहीं हमेशा। दा के बाद अगर एडजेक्टिव आएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा, ऐसा नहीं दा लगने से हमेशा प्लूरल। सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही मैं, टॉपिक की बात कर रही हूँ। गुंजन आपका भी देख लेंगे, आपके आंसर सारे सही देती हो। गुंजन एक ऐसी लड़की है आपकी क्लास में जो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करती। जी, थैंक यू अभिषेक। मैनी या मैनी का मतलब क्या होता है पूनम? मैनी आ का मतलब भी बहुत सारे होता है और मैनी का मतलब भी बहुत होता है। दोनों ही देखो, अब ऐसे थोड़ा ना आ नंबर ऑफ द नंबर, ये भी बहुत होते हैं यार, पर इनके सेंस अलग अलग हैं। मैनी आ का डिटर्मिनर अ है, और जब मैनी मैनी स्टूडेंट्स की बात करी तो डिटर्मिनर मैनी है तो दोनों का मतलब ही बहुत। एक्चुअली ये अगर मैं बेसिक बात करूँ ना, तुम गूगल पे भी सर्च कर लेना। पहले जैसे मैनी आ यूज किया जाता था, मैनी आ, फिर मैनी वर्ड को यूज करने लगे, तो ये लिटरेचर है इंग्लिश में, ऐसे ही इसको प्रयोग करने लगे और हमारे एग्जाम में आने लग गया। अदरवाइज मैनी और मैनिया का कोई ऐसा कोई स्पेसिफाइड यूज नहीं कि अलग अलग करूं मैं दोनों को। एक मिनट दिव्यांशु, आप कौन सी बात कर रहे हैं? क्योंकि ऑफ है, और ऑफ का मतलब चॉइस है दिव्यांशु, और जब आप चॉइस करोगे तो एक में से एक को तो चॉइस नहीं करेंगे बेटा। अगर ऑफ ना होता दिव्यांशु तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, और ऑफ है तो इसका मतलब आप चॉइस कर रहे हैं, तो चॉइस कर रहे हैं तो एक में से तो करोगे नहीं, प्लूरल में से करोगे। और बोलो।
तमन्ना अपनी किस जो भी आप एग्जाम दे रही हो आप उसका प्रैक्टिस सेट ले आओ बेटा, बुक का मिल जाएगा। दा प्लस एजेक्टिव मिलकर मैम नाउन बनाता है। हाँ लाली सिंह जी, दा प्लस एजेक्टिव इज इक्वल टू नाउन। ट्रांजिटिव पूनम करवा देंगे है ना, वेट करो बेटा, एडवांस वर्ब पढ़ाऊंगी ना उसमें करा दूंगी, इंतजार किया करो थोड़ा सा। मैम आप बचपन से होशियार हो। हाँ बचपन से होशियार हो। न्यू कमर हैं हम, अच्छा चिन्ह में आप नए हैं इसलिए। ओके पूनम करवा दूंगी बेटा, है ठीक है। आई लव योर टीचिंग स्किल। पूनम बार बार मत लिखो यार, बता तो दिया, करा दूंगी अभी। अगर आप तुम कहोगी अभी करा दो तो नहीं हो सकता ना, अभी 1 सेकंड में नहीं होगा। एडवांस वर्ब में करा दूंगी। ओके प्रपोजिशन वाली जो फिक्स प्रपोजिशन की क्लास है उसकी यूट्यूब पीडीएफ, उसकी पीडीएफ मोनिका इसमें मिलेगी ना यूट्यूब पीडीएफ में। ऐप में ही देखो एक पोर्शन बना है यूट्यूब पीडीएफ का, उससे मिलेगी। दिव्यांशु जल्द ही होगी, बस एक एक दो टॉपिक और पढ़ लो। थैंक यू सो मच मैम, पहली बार इतने अच्छे से ग्रामर पढ़ा मैंने। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, यही बहुत। पेडागोजी के लिए कोई स्पेशल क्लास यार मैं तो नहीं लेती हूँ एक्चुअली पेडागोजी की क्लास। ठीक है चलो अभी फिर चलते हैं ना, 12 बज गए हैं। ठीक है बाय बाय।